ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? Am I audible? ओके, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम कल पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट्स का। ओके, एक मिनट। बिल्कुल, हम पढ़ रहे थे कल डायमेंशंस और हम पढ़ रहे थे कल एसआई यूनिट्स। ठीक है, आज जो है वो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2। मतलब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ मेजरमेंट्स एरर। ठीक है, हमने देखा है और पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आई गेस आप लोगों ने ईपी के कोर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे करेंगे उस चीज़ों का, और फिर हम पहले जब भी हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं या मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एरर का बहुत अहम किरदार होता है। तो मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ मेजरमेंट एरर। ठीक है, और आई होप आप सबने बुक डाउनलोड कर ली होगी LMS से। ठीक है, हाँ, अच्छा जी, तो हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरमेंट्स की। और इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं, जब हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो ज़ाहिर है हमारे पास एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के एरर्स होते हैं जो हमने देखे भी हैं, हमने फेस भी किए हैं। ठीक है, जब भी हम लैब परफॉर्म कर रहे होते हैं या हम फिज़िकली प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन्स की कर रहे होते हैं परफॉर्म, तो हमने देखा है कि भाई हमारे पास एक ही कंपोनेंट्स अलग अलग लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और जो है वो किसी के आउटपुट में कुछ डिफरेंस आ रहा होता है, किसी के आउटपुट में समटाइम्स हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहा होता है, कभी कभी हमारे पास ज़्यादा डिफरेंस भी आ रहा होता है आउटपुट में। ठीक है, और आप ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करते आए हो प्रैक्टिकली। ठीक है, और ख़वातीन ने तो सबसे ज़्यादा फेस की हैं। ठीक है, और ख़वातीन के तो इस आईडी की ख़वातीन तो इस मामले में शदीद बदनाम है कि उनके प्रैक्टिकल्स तो कभी लैब तो कभी चलती नहीं है सर्किट्स। ठीक है, तो मैं जो हूँ इंतहाई नाखुश हूँ इस मामले में इस आईडी की ख़वातीन से। ठीक, अच्छा, इस आईडी में इस बार ख़वातीन थोड़ी कम है। वो कहाँ गई ये वो ये बाकी जो आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ थी वो कहाँ गई? खैर, जोक्स अपार्ट, गरज के हमने मुख्तलिफ तरह के एरर्स जो है वो देखे हैं। ठीक है, बस टाइम मेरे सही, बिल्कुल मैं आपकी बात नहीं कर रही सिद्रा, आप इस बैच की नहीं है। ठीक है, अच्छा, मेजर्स चेंज हो गए, ठीक है, ठीक है, सही। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सही है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, सही है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो कभी भी जो है वो एक्यूरेट, परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, हमने देखा है कि भाई हमारे पास कोई भी सिस्टम जो है वो आइडियल नहीं होता, और हम इन चीज़ों को फेस भी करते हुए आ रहे हैं कि भाई सिस्टम का रिस्पांस कभी भी हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आइडियल नहीं होता। सही है, हमेशा उसमें कोई ना कोई जो है वो एक्यूरेसी फैक्टर आ रहा होता है, कोई ना कोई एरर आ रहा होता है। ठीक है, इसकी 2-3 एग्जांपल जो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने देखी भी हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, आपने अभी भी पिछले कोर्स में देखे, हमने बात की फ़िल्टर्स की, तो हम कहते थे भाई अगर हम लो पास फ़िल्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कह देते भाई लो पास फ़िल्टर का मकसद ये है, हमारे दिमाग में ये इमेज आती थी कि अगर हम लो पास फ़िल्टर की बात कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा।
जबकि इन एक्चुअल प्रैक्टिस लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स हरगिज़ ऐसा नहीं होता था। लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स किस तरीके से होता था, आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास रिस्पॉन्स होता था, ठीक है। तो हम कह देते थे कि भाई हमारे पास ब्रिक वॉल स्ट्रक्चर तो कभी भी नहीं आता, हमारे पास हमेशा इसमें कोई ना कोई स्लोप आ रहा होता है। इसका मतलब आइडियल कंडीशन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। आइडियल कंडीशंस होती नहीं, क्योंकि हमारे पास आइडियल कंडीशंस ना होने की वजह ही यही है कि हमारा सिस्टम कोई कभी भी एक्यूरेट नहीं होता और उसमें कोई ना कोई एरर ज़रूर मौजूद होता है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपने देखी है, जो इससे रेलेवेंट भी है, वो क्या है, आपने प्रैक्टिकल्स में जो है वो रजिस्टर्स यूज़ किए हैं, ठीक है। आप अपने प्रैक्टिकल्स में हमेशा से रजिस्टर्स यूज़ करते आते हो, और जब आप रजिस्टर्स की वैल्यू मेजर करते हो, तो फॉर सपोज 470 ओम्स का रजिस्टर है, तो आप कभी देखते हो कि 472 वैल्यू आ गई या 465 वैल्यू आ गई, तो एक्यूरेट वैल्यू कभी भी नहीं होती, सही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सिस्टम पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, आपका जो भी कंपोनेंट होता है उस पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, जब भी आपको जो है वो आइडियल रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है। जो समटाइम्स जो आपके पास जो एरर्स होते हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे मल्टीपल एरर्स मिलके हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, जो हमारे पास डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स फिर हमें नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसे एरर्स जो कि हमारे पास सिस्टम के या इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा हूँ, कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, फॉर सपोज हम मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं फॉर मेजरिंग करंट, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि अगर मैंने कोई सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है, सही है, और मैंने जो है वो उसमें मैं कोई सर्किट मैंने बनाया हुआ, उसमें मैं करंट मेजर कर रही हूँ, ठीक है। तो जिस डिवाइस से मैं करंट मेजर कर रही हूँ, दैट इज़ द एम मीटर, या आप मल्टीमीटर जो भी कह लो, ये उसकी, उस मल्टीमीटर की, उस एम मीटर की अपनी भी तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी मौजूद है, सही है। उसकी अपने इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जाहिर है उस पे उसके करंट पे, उसके वोल्टेजेस पे कोई ना कोई डिफरेंस तो आ रहा होगा ना, कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ रहा होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि वो ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन ऐसे हुए होते हैं कि बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। ऐसा ज़रूर होता है, ऐसा मानते हैं, लेकिन इससे कोई ना कोई सिस्टम में आपके पास एरर ज़रूर, इनएक्यूरेसी ज़रूर ऐड हो रही होती है। तो ऐसे एरर्स जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहे होते हैं, ठीक है, और जिस सिस्टम में आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से आ रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, और उस सिस्टम की वजह से आ रहे होते हैं, जिस सर्किट में आप उसको यूज़ करो, सर्किट में या उस पूरे सिस्टम में कोई एरर है, तो उस एरर्स को कहा जाता है सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है। उसके अलावा 3-4 तरह के एरर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हमने देखा कि भई हमारे पास जो सिस्टम की वजह से, जिस सिस्टम में हम अपना सर्किट लगाया हुआ है हमने, उसकी वजह से जो एरर आ रहा है, दैट इज़ सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। उसके बाद कुछ एरर्स होते हैं जो हमारे पास अननोन ओरिजिन से आ रहे होते हैं, सही है, अनएक्सप्लेनेबल ओरिजिन से आ रहे होते हैं, जो हमें, जिसकी वजह हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। जब हम सर्किट बनाते हैं, जब हम क्लास में, जब हम फॉर सपोज आपका सर्किट नहीं चल रहा होता, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम सर्किट को चेक करते हैं, सही है। पहले मैं मेरा तरीका क्या होता है कि मैं आपके सर्किट को ट्रबल शूट किस तरीके से करती हूँ कि भाई मैं पहले कनेक्शंस चेक करती हूँ कि आपने कनेक्शन सही लगाए हुए हैं, आपने कॉन्फ़िगरेशन सही लगाई हुई है, आपने रजिस्टर्स की वैल्यू सही लगाई होती है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है हम सब कुछ कर भी लेते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आता, ऐसा हमने फेस किया है, ठीक है। तो हम सब कुछ कर भी लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे आई गेस एलसीए की भी लैब की है, हमने लीका की भी लैब की, ठीक है। हमने देखा कि समटाइम्स हम सब कुछ कर भी लेते हैं, सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, हर चीज़ सही काम भी कर रही होती है, फिर भी वैल्यू सही नहीं आ रही होती, तो हम परेशान होते हैं कि भाई वजह क्या है। फिर हम एंड में क्या करते हैं, अपना वर्क स्टेशन वगैरह चेंज करते हैं, कहते हैं भाई चलो दूसरे वर्क स्टेशन पे जाके काम करके देखते हैं, यहाँ तो वैल्यू आ ही नहीं रही होती। तो समटाइम्स हम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे होते कि हमारा जो उसका एरर का ओरिजिन है वो है क्या, वजह क्या है उसकी।
तो ऐसे एरर जिनका ओरिजिन अनएक्सप्लेनेबल हो, जिसका आपको रूट कॉज ना पता हो, ठीक है, तो ऐसे एरर्स को कहा जाता है रैंडम एरर्स, ठीक है। तो दो तरीके के एरर्स ये हो गए, एक हो गया आपके पास सिस्टमैटिक एरर जो सिस्टम की वजह से आ रहा होता है, और दूसरा होता है हमारे पास रैंडम एरर जो अनएक्सप्लेनेबल रीजन से आ रहा हो आपके पास, और जिसकी रूट कॉज आपको नहीं पता वो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास होते हैं ग्रॉस एरर्स, ठीक है। ग्रॉस एरर्स किस तरीके से हमारे पास जनरेट होते हैं? ग्रॉस एरर्स हमारे पास जनरेट होते हैं ह्यूमन एरर्स की वजह से, ठीक है। ह्यूमन एरर की वजह से क्या होता है, ये काम आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा करते हो, और बहुत दफ़ा करते हो, सारा यू आर इन लर्निंग स्टेज, या जब आप फील्ड में भी होते हो तो वहाँ एरर के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आप जो है कभी कभी ह्यूमन जो है वो, ज़ाहिर इट्स नॉट अ मशीन, तो कभी कभी ह्यूमन से भी जो है वो मिसरीड हो जाती हैं चीज़ें। जैसे इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल क्या है, हमने मल्टीमीटर देखा हुआ है, हम मल्टीमीटर में क्या करते हैं, हम करंट मेजर कर रहे हैं, फॉर सपोज करंट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। करंट मेजर कर लिया हमने, सीरीज में करंट वायर्स लगाई सीरीज में, हमने उसकी जो रेंज होती है, ठीक है, वो हमने फॉर सपोज मिली एम्पेयर्स में रखी हुई है, ठीक है। फॉर सपोज हमारे पास वैल्यू आए 2.5 मिली एम्पेयर, सही है। समटाइम्स आप लोग क्या करते हो, आप उस मिली को भूल जाते हो, जो रेंज आपने, क्योंकि उसकी स्क्रीन पे मिली लिखा हुआ नहीं आ रहा होता। कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जिसपे आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि वैल्यू मिली में है या माइक्रो में है, लेकिन कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जिसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं आ रहा होता कि आइदर जो आपकी वैल्यू है वो मिली में या माइक्रो में, वो आपसे रेंज से आइडेंटिफाई करना होता है आपको। जो उसकी नॉब होती है, जो सिलेक्टर होता है, आप उसको सिलेक्ट कर रहे होते हो, फिर उससे आप जो है वो चेक कर रहे होते हो कि जो आपने रेंज रखी हुई है, अगर सिलेक्टर आपने मिली की रेंज में रखा हुआ है तो इसका मतलब जो वैल्यू आ रही है वो मिली में आ रही है, और अगर आपने सिलेक्टर माइक्रो में रखा हुआ है तो इसका मतलब जो वैल्यू आ रही है वो माइक्रो में आ रही है, ठीक है। तो आप जो है उसको मिली में रखे हो, तो लेकिन आप कहते हो कि भाई 2.5 एम्पेयर आ गया। अब 2.5 एम्पेयर में और 2.5 मिली एम्पेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब वैल्यू में -10⁻³ का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली वैल्यू बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो ये होते हैं हमारे ह्यूमन एरर्स, जो हम मिसरीड कर जाते हैं चीज़ों को, हम स्केल नहीं आइडेंटिफाई करते और हम चीज़ों को मिसरीड कर जाते हैं उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड ग्रॉस एरर्स, जो कि हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं कि क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मज़ीद एरर किस वजह से भी आते हैं कि अगर हमारे पास जो सिस्टम होता है, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, हम उसको यूज़ करने से पहले अगर अगर कैलिब्रेट ना करें प्रॉपरली, ठीक है, तो तब भी हमारे पास क्या आ जाते हैं, ज़ाहिर है एरर आएगा, ठीक है। किस तरीके से, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है आपके पास ऑसिलोस्कोप्स की, ठीक है। अब तो आपने लास्ट लैब में तो आपने डिजिटल ऑसिलोस्कोप की तरफ आपने मूव किया, आपने देखा डिजिटल ऑसिलोस्कोप किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। हु इज ही, अच्छा, आई डोंट नो ग्रुप में किसने मैसेज किया है, लेट मी इन, मेरे पास तो वेटिंग में कोई भी नहीं। अच्छा, खैर, हमने देखा कि भाई हमारे पास जो है वो ऑसिलोस्कोप हम यूज़ करते थे, और ऑसिलोस्कोप में हमने देखा कि हम पहले डिजिटल वाला तो ऑटो कैलिब्रेटेड होता है, लेकिन जो एनालॉग ऑसिलोस्कोप थे उसको हमें पहले कैलिब्रेट करना पड़ता था। उसका हमें टाइम पर डिवीज़न और वोल्ट्स पर डिवीज़न सेट करने पड़ते थे, उसकी आप नॉब लगाते थे और 2 वोल्ट्स पीक टू पीक 1 किलोहर्ट्ज़ सेट करते थे उस पर, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन की वजह ही क्या थी कि ये कैलिब्रेशन की वजह क्या थी कि आप इसको एक दफ़ा स्टैंडर्ड्स पे सेट कर लो, उसके बाद आप इससे वैल्यूज़ निकालो, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आती थी वो सही आती थी, ठीक है। इफ़ इन केस हम ऐसा ना करें, हम इनिशियली जो है वो उसे कैलिब्रेट ना करें, एनालॉग ऑसिलोस्कोप्स की बात कर रही हूँ मैं, तो हमारे पास आउटपुट सही नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से एनालॉग मल्टीमीटर्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। जो जहाँ पे देखो एक वो बनी हुई भी है, क्या कहते हैं आपके,
फिगर बनी हुई भी है। इसमें निडल आपने देखा भी होगा, शॉप्स वगैरह पे कुछ होते हैं, ये निडल सिस्टम होता है उसमें, ठीक है। हमने तो डिजिटल यूज़ किया है जिसमें न्यूमेरिकली हमारे पास वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। इसमें डिजिटल एनालॉग वाले में क्या होता है, निडल सिस्टम होता है। तो ज़ाहिर है जब भी आप मेजरमेंट स्टार्ट करो तो आपको किससे ज़ीरो, निडल को पहले ज़ीरो पे लाना पड़ता है, ठीक है। और फिर हम उसको जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तब हमारे पास वैल्यू सही आ जाती है। अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें कोई ना कोई ऑफसेट आ जाएगा, अगर वो ज़ीरो पे सेट नहीं हुई। तो उससे पहले मैकेनिकली पहले खुद से आपको उसको ज़ीरो करना पड़ता है, ठीक है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है वेइंग मशीन, सही है। घरों में वेइंग मशीन होती है, आप लोगों ने कभी देखी है, यूज़ की होगी, तो पता होगा आपको कि आप जब वेइंग मशीन देखते हो तो आप देखते हो वो ज़ीरो से वो आउट हो जाती है, ठीक है। आप जब वेट कर रहे होते हो अपना, या किसी का भी वेट, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो आप उसको पहले उसके नीचे एक नॉब होती है जिसके थ्रू हम उसको ज़ीरो पे सेट करते हैं इनिशियली। जब वो ज़ीरो पे सेट हो जाती है फिर हम कहते हैं हाँ भाई अब ये कैलिब्रेट हो गई, अब हम वेट करते हैं और जो वेट आएगा वो हमारे पास ठीक आएगा। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल एरर्स होते हैं और इसकी बहुत सारी मतलब मल्टीपल रीजंस होते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं हमारे पास, 3 तरह के एरर्स हमने देखे। सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं हमारे पास ग्रॉस एरर्स होते हैं और हमारे पास रैंडम एरर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन एरर्स को जो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहे हैं, इसको हम सिस्टमैटिक एरर भी कह सकते हैं। हाउएवर दे आल्सो माइट कॉल सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर्स, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर्स और रिलेटिव एरर्स क्या होते हैं? एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर वो होते हैं जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर से गिवन होते हैं, ठीक है। हमें मैन्युफैक्चरर बताता है इसको ज़ीरो एरर भी कहते हैं और उसको सिस्टमैटिक एरर भी कहा जाता है, ठीक है। अभी मैंने यही आपको पढ़ के बताया कि हाउएवर दे आल्सो माइट कॉज, ये मैं यहीं से पढ़ा रही थी, देखो यही कंटिन्यूड है कि इन एरर्स को जो हम इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन की वजह से आ रहे हैं उसको सिस्टमैटिक एरर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास होते हैं एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर्स क्या हैं? हमने देखा है कि हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है रेजिस्टर्स, ठीक है। रेजिस्टर्स के साथ आपने हमेशा देखा है कि आपके पास एक लास्ट फैक्टर होता है, दैट इज टॉलरेंस। कहते हैं भाई भाई इस रेजिस्टर की जो है वो 5% टॉलरेंस है। वो गोल्डन होता है तो हम कहते हैं वो 5% टॉलरेंस है, और सिल्वर होता है तो हम कहते हैं 10% टॉलरेंस है, ठीक है, बैंड के हिसाब से। तो ये 5% टॉलरेंस और 10% टॉलरेंस हमें कौन बता रहा होता है? ये मैन्युफैक्चरर बता रहा होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एरर परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब एरर परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसको कहते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। कि आपके पास प्लस माइनस 5% है या प्लस माइनस 10% है, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूं, फॉर सपोज 100 ओम का रजिस्टर है मेरे पास, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि उसमें 10% टॉलरेंस है, 10% का 100 का 10% निकालूं तो क्या बनेगा? 10 बनेगा, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई 100 ओम्स की जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू 90 ओम तक भी जा सकती है और उसकी 110 ओम तक भी जा सकती है, क्योंकि उसके साथ क्या लिखा होता है? प्लस माइनस 10% टॉलरेंस लिखी होती है, ठीक है। तो 100 का 10% 10 होता है, तो इसका मतलब वैल्यू +10 भी हो सकती है और वैल्यू -10 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में एरर दिए होते हैं इसको कहते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? जब हमारे पास नंबर की फॉर्म में एरर दिया हुआ हो। फॉर सपोज आपके पास दिया हो कि आपके पास 5 ओम का, मैं इसको लिखना चाहूंगी अब, लेट सपोज आपके पास रजिस्टर की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 500 ओम, सही है। 500 ओम प्लस माइनस 50 ओम,
ठीक है। अब यहाँ पे इस 50 के साथ जो है ±50 हूँ, इस 50 के साथ जो है यहाँ पे आपके पास परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये आपको वैल्यू गिवन है, सही है। ये आपको 50 वैल्यू गिवन है, इसका मतलब इस रजिस्टर की वैल्यू 450 भी हो सकती है। 450 से 550 के दरमियान, 550 के दरमियान लाई कर सकती है, मतलब इससे 50 अप और इससे 50 कम। तो जब आपके पास ये एरर एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया हुआ है, ठीक है, जब आपके पास इसके साथ परसेंटेज नहीं लगा हुआ और आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया हुआ है, इसके मतलब आपके पास जो एरर आ रहा है, जो ये 450 से 550 के दरमियान में अगर वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट 500 नहीं आ रही है, तो ये जो एरर आ रहा है ये एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो जब आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होता है तो इसका मतलब आपके पास रिलेटिव एरर है। देखो यहाँ बताया हुआ भी है, ठीक है। जब आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है हियर, तो आपके पास ये क्या है, रिलेटिव एरर है। और जब आपके पास ये नंबर की फॉर्म में गिवन है तो ये क्या है, आपके पास एब्सोल्यूट एरर है। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास बताया हुआ है कि 20 का 20 वोल्ट है, लेकिन इसमें प्लस माइनस कितनी चेंज आ सकता है, ±0.1% आ सकता है। और अगर 20 का 0.1% निकालो तो वो क्या बनेगा, 0.02 वोल्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास अगेन परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है तो इट इज़ रिलेटिव एरर, और अगर आपके पास नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, तो दैट इज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। टॉलरेंसेस हमारे पास मोस्टली जो है वो हमारे पास जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होती है। और टॉलरेंस जो है या ये जो रिलेटिव एरर है और एब्सोल्यूट एरर है, ये हमें क्या बता रहा होता है, हमारे जो भी कंपोनेंट होता है या जो भी सिस्टम होता है उसकी एक्यूरेसी बता रहा होता है कि कितने परसेंट ये एक्यूरेट है, ठीक है। अगर 10% टॉलरेंस है इसका मतलब ये 10% एक्यूरेट है, 10% इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। एग्जाम में खाली थ्योरी होगी बेटा, सितरा जो पढ़ाऊंगी वो होगा। अगर न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, कल मैंने एक दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, तो न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। जिस टॉपिक में न्यूमेरिकल इंक्लूड होगा उसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और जिसमें नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसमें से नहीं आ सकता, ठीक है। मिक्स कोर्स है, ना प्योरली न्यूमेरिकल बेस है ना प्योरली थ्योरेटिकल बेस है, ठीक है। मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं किस चीज़ पे, ये हो गया हमारे पास एरर्स। तो इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है, अगर चाहो तो इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेना, बल्कि इट्स अप टू यू, आप प्रैक्टिस के लिए चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, ये न्यूमेरिकल एक गिवन है, एरर्स के ऊपर है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिसिशन एक्यूरेसी पे, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। अच्छा, इस प्रिसिशन और एक्यूरेसी का क्या मतलब है, हम कहते हैं, हम बहुत सी जगह टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई सिस्टम बहुत एक्यूरेट है, और हम बहुत सी जगह टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई सिस्टम बहुत प्रिसाइज है, ठीक है। तो इस प्रिसिशन और एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसमें बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, और इसको मैं वर्ड्स से ज़्यादा जो है वो एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। आई गेस मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ उस चीज़ को और आप लोग समझ सको, ठीक है। अच्छा जी, ये इमेज विजिबल है आप लोगों के पास, कोई मुझे बताओ जल्दी से। ओके, ठीक है ना। अच्छा जी, हम इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है। देखो, एक मिनट, ओके। अच्छा जी, ये एक टारगेट है, सही है, जिस पे फायर्स किए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरह के फायर्स किए हुए हैं, तो देखो इस पे वो करो, ठीक है।
टारगेट पे हमें कहाँ पे फायर करना होता है, हमारे पास सेंटर में फायर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 फायर्स किए हैं, लेट सपोज हमने 5 गोलियां उस पर मारी हुई हैं, ठीक है। हमने 5 गोलियां तो मारी, लेकिन हमारी एक भी गोली जो है वो टारगेट पे नहीं लगी। टारगेट क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, सही है। हम चाहते हैं कि सेंटर में, इस सेंटर वाला जो ये सर्कल, रेड सर्कल है, इस पे हम टारगेट करें, ठीक है। 5 गोलियां लगी तो, लेकिन कोई भी सेंटर में नहीं लगी, इसका मतलब हम टारगेट पे नहीं मार सके। तो यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब हमने, हमारे जो वो थी सिस्टम था, वो लो एक्यूरेसी थी, एक्यूरेट नहीं था। लेकिन जो 5 गोलियां, जो 5 फायर मारे, वो आपस में पांचों बहुत करीब थी, ठीक है। मतलब किसी दूसरे पॉइंट पे, सही है, वो पांचों फायर आपस में बहुत करीब थे। तो ये प्रिसाइज तो थे, मतलब जो जिस जिस दूसरे टारगेट पे वो जाके लगी, वहां पे वो आपस में करीब करीब तो थी, तो वो प्रिसाइज तो थी, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं थी, ठीक है। जो एक्चुअल टारगेट था उस पे नहीं थी, तो वो दीज आर नॉट एक्यूरेट, लेकिन वो आपस में जो वैल्यूज थी वो बहुत क्लोज थी, तो दीज आर प्रिसाइज वैल्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें पहली वाली जो में पहला वाला जो सर्कल है, उसके मुताबिक क्या हुआ कि हमारे पास लो एक्यूरेसी है क्योंकि हम सेंटर पॉइंट से बहुत दूर हैं, ठीक है। लेकिन हाई प्रिसिजन है क्योंकि वो जो फायर्स हैं वो आपस में बहुत करीब है, ठीक है। सेकेंड इमेज में आप देखिए कि हमने सेंटर में भी है, सही है, फायर्स, और आपस में भी करीब है। इसका मतलब सेकंड में एक्यूरेट भी है, एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसिशन भी हाई है, ठीक है। थर्ड वाले में देखो, आप सेंटर में तो हो, ठीक है, लेकिन जो फायर्स है वो आपस में बहुत दूर है, सही है, आपस में डिस्टेंस है, सही है। जो 5 फायर्स हैं, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, इसकी बात करें हम, ठीक है। ये जो 5 फायर्स हैं वो आपस में ये हैं तो इस सेंटर के सर्कल के अंदर ही, ठीक है, लेकिन ये आपस में बहुत दूर दूर है। इसका मतलब ये एक्यूरेट तो हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं है। पहले वाले में क्या था, ये आपस में करीब थे लेकिन सेंटर में नहीं थे, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं थे लेकिन प्रिसाइज थे। थर्ड वाले में क्या है कि हैं तो सेंटर में लेकिन आपस में बहुत दूर है, इसका मतलब ये हैं एक्यूरेट लेकिन प्रिसिशन इसमें कम है, ठीक है। और लास्ट फिगर में आप देखें कि ना ये सेंटर में है और ना ही ये आपस में करीब है, बहुत स्कैटर्ड है, तो इसका मतलब ना ही ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है, ठीक है। तो इससे, इस पूरी इमेज से हमने क्या समराइज कर सकते हैं हम, कि अगर जो है वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू के करीब, एक्चुअल वैल्यू के जो है वो करीब हो, तो इसका मतलब है वो एक्यूरेट है, ठीक है। और अगर हम मल्टीपल रीडिंग्स ले रहे हैं और वो रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से तो दूर है, लेकिन आपस में जो है वो उनमें कम डिफरेंस है, तो इसका मतलब वो हाईली प्रिसाइज है लेकिन लेस एक्यूरेट है, ठीक है। तो लेस हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसिजन हम कैसे जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, कि जब हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू हो, जो कैलकुलेटेड वैल्यू हो, फॉर सपोज मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है, हम बैंड के थ्रू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं या वोल्टेजेस ओम्स लॉ के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं हमने 5 रीडिंग्स ली एक ही जगह की, एक रीडिंग में पॉइंट एक्चुअल हमारी वैल्यू आनी थी 5 वोल्ट्स, ठीक है। एक रीडिंग आई आपकी 5.1, एक रीडिंग आई आपकी 5.2, एक आई 4.9। इसका मतलब हम प्रिसाइज भी हैं और हम एक्यूरेट भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी रीडिंग्स ऐसी आ रही हैं 3.1, 3.2, 3, सही है, तो इसका मतलब एक्चुअल रीडिंग 5 थी लेकिन हमारी क्या आ रही है, 3 की रेंज में आ रही है, और मल्टीपल रीडिंग्स हम ले रहे हैं तो वो आपस में करीब करीब आ रही हैं, तो इसका मतलब वो एक्यूरेट नहीं है लेकिन वो प्रिसाइज है, ठीक है। कि वो आपस में 3.1, 3.2, फिर एक 3.15 आ गई, तो वो आपस में प्रिसाइज है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ठीक है। इज इट क्लियर? इट्स ओके। उस्मान, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, ठीक है। ओके। तो आई गेस डेफिनेशन से बेहतर था कि हम इसको पिक्टोरियली समझ लेते। तो आई होप ये अब आपको समझ आ गई होगी कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन का मकसद एक्चुअल में है क्या, ठीक है।
अच्छा, तो यही सब बातें अगर चाहो तो उसको रीड कर लेना। अच्छा, मैं जाहिर है ये सारी बातें जो मैं कर रही होती हूँ ये बुक से ही हैं और मैं टॉपिक्स हाईलाइट कर रही होती हूँ। तो कोशिश किया करो जब क्लास के बाद या जब भी टाइम मिले तो इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया करो। जैसे ये एक्यूरेसी और प्रिसिशन है या इससे पहले वाला टॉपिक है, जाहिर है मैं अपने अल्फाज में समझा रही हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको एक दफ़ा, चाहो नहीं बल्कि कोशिश किया करो, इट्स गुड फॉर यू कि आपको जो है वो ये एक दफ़ा ये गो थ्रू कर लो। जब मैंने किसी हेडिंग को हाईलाइट कर दिया और मैंने वो हेडिंग पढ़ा दी अपने अल्फाज में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो पूरी हेडिंग अब आपको आती हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होती है? अभी हमने देखा है एक्यूरेसी क्या होती है, हमने देखा प्रिसिशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी, ओ सॉरी, रेजोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। रेजोल्यूशन ये होती है भाई कि हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास फॉर सपोज हमारे पास वो है एक अदद पोटेंशियोमीटर है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने से बात अच्छी समझ आ जाती है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। और ये बुक की एग्जाम्पल है जो मैंने हाईलाइट की है, इसी से बता रही हूँ तो समझने में आसानी होगी तुम लोगों को। फॉर सपोज हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी रेंज है, मतलब जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 100 ओम्स का पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर आपने देखा है कि पोटेंशियोमीटर का हम सिंबल तो इस तरीके से बनाते हैं कि 3 टर्मिनल डिवाइड होती है, 2 फिक्स होते हैं, एक मूवेबल होता है, इस तरीके से हम सिंबल बना रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर की जो शक्ल होती है वो आपने देखा है इस तरह से नॉब होती है, एक शाफ्ट होती है जिसको हम मूव कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास हम कहते हैं कि भाई ये शाफ्ट के अंदर ज़ाहिर है कोई जादू तो हो नहीं रहा होता, ठीक है। अंदर कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस हो रही होते हैं जिसकी वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है जिसकी वजह से जो है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहा होता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर वायर वायर होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कॉयल होता है ना, इंडक्टर कॉयल होता है, इस तरीके से इसके वायर्स होते हैं। और जो वायर्स की पे जो है ना, फिर नॉब की पोजीशन चेंज हो रही होती है, ठीक है। फॉर सपोज इसके अंदर जो वायर है, ठीक है, उसको 1000 टर्न्स दिए हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये 1000 टर्न्स के बाद 0 से 100 पे पहुंचने के लिए इसको 1000 टर्न्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। 0 से 100 ओम्स तक पहुंचने के लिए इसको 1000 टर्न्स देने पड़ेंगे, सही है। अब 1000 टर्न्स से क्या बोला, अब मैं कहूंगी भाई 0 से 100 के लिए तो इसने 1000 टर्न्स ले लिए, मुझे पता चल गया। लेकिन अगर मैं एक वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मतलब एक मूवमेंट पे मुझे, एक टर्न मूवमेंट पे, ठीक है, मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? सही है, ये बात समझ में आई कि एक टर्न 1000 टर्न पे मुझे 100 ओम मिलेगी, लेकिन एक टर्न पे पर टर्न मुझे क्या रेजिस्टेंस में चेंज मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम 100 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 1000 से। इसका मतलब कि ईच टर्न पे, हर टर्न पे जो मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही होगी वो कितनी चेंज हो रही होगी, वो 0.1 ओम चेंज हो रही होगी, ठीक है। 100 को मैंने कहा कि 100 ओम्स तक पहुंचने के लिए इसने कितने टर्न्स देने, इसने 1000 टर्न्स देने। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं ये फाइंड आउट करना चाहूँ कि एक टर्न पे इसकी वैल्यू क्या कितनी चेंज हो रही होगी, तो मैंने क्या किया, 100 ओम को डिवाइड कर दिया किससे, 1000 से। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 0.1 ओम वैल्यू आ गई। इसका मतलब एक टर्न पे, ईच टर्न पे जो है वो हमारे पास 0.1 ओम वैल्यू में डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। पहली टर्न पे 0.1 वैल्यू आ रही होगी, दूसरे पे 0.2 आ रही होगी, फिर तीसरे पे 0.3 आ रही होगी, एंड सो ऑन। इस तरह जब हम 1000 टर्न्स ले लेंगे तो हमारे पास कितने ओम्स वैल्यू आ जाएगी, 100 ओम्स वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी रेजोल्यूशन जो है, ठीक है, पर टर्न जो वैल्यू है इसकी, जो वो कहलाती है रेजोल्यूशन, ठीक है। जो हम एक चेंज, एक डिग्री चेंज या एक उसमें एक पॉइंट चेंज में क्या कितना डिफरेंस आ रहा होता है, ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेजोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज सिग्निफिकेंट फिगर्स।
सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं आपको पता है, ठीक है। आपने देखा है कि भाई हमारे पास वैल्यू आ रही होती है 3 पॉइंट, फॉर सपोज हम वैल्यू देख रहे हैं किसकी, वोल्टेज की वैल्यू देख रहे हैं, तो ये हमारे पास या करंट में ज़्यादा होता है, वोल्टेजेस में फिर भी एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है। करंट में ज़्यादा होता है, हमारे पास आ रही है 3.425613, इतनी वैल्यू, इतनी लंबी लंबी, या हम कैलकुलेटर से कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, पॉइंट के बाद हमारे पास बहुत सारी वैल्यू आ जाती हैं, ठीक है। तो पॉइंट, लेकिन हम कहते हैं कि भाई हमारी शुरू की जो 4 फिगर्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। हम कहते हैं, या समटाइम्स हम कहते हैं कि भाई पॉइंट के बाद 2 फिगर्स ले लो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लेते हैं, या पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज ले लो, या पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज ले लो, या पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज हम कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई भी हैं आप लोगों ने कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कितनी ले रहे होते हैं, सही है। मेजरमेंट्स में जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं तो हम कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, सही है। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं कि भाई जो हमारे पास एरर्स होते हैं, शुरू में भी मैंने कहा कि हमारे पास जो एरर होते हैं उसमें जो है हमारे पास कम टाइम छोटे छोटे एरर्स मिलके जो है वो जो है वो एक बिग एरर बन जाता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा एरर बन जाता है जो हमें हमें सिस्टम में मिल रहा होता है। लग रहा है दोबारा इंटर कर रहे हैं, हाँ उस्मान, ऐसा शुरू के टॉपिक्स ऐसे ही हैं, लेकिन इट्स कंपलसरी फॉर रिविजन, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर कोर्स आउटलाइन, तो मुझे ज़ाहिर है ये रिवाइज करवाने पड़ रहे हैं। और आई एम प्रिटी मच श्योर कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी भी रिवाइज हो रहे होंगे पढ़ने से, ठीक है। सारे हम चीज़ें भूल जाते हैं जब वो प्रैक्टिस में नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है कि आसान चीज़ पढ़ रहे हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई हमने अभी बात की कि एरर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एरर्स का बिहेवियर जो है वो एडिटिव हो जाता है, ठीक है, मल्टीपल एरर्स कंबाइन होके ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह इसी को एग्जांपल लेते हुए आपके पास यहाँ पे कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, दैट इज सम ऑफ क्वांटिटीज। एरर के पॉइंट ऑफ व्यू में बात हो रही है कि जब क्वांटिटीज सम हो रही होती हैं तो उसके एरर के साथ क्या हो रहा होता है, ठीक है। जब क्वांटिटीज का डिफरेंस ले रहे होते हैं तो हम उसके एरर्स के साथ क्या हो रहा होता है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तब क्या हो रहा होता है, और जब डिवाइड हो रही होती हैं तो तब क्या हो रहा होता है, ठीक है, या पावर की फॉर्म में कि क्या आउटपुट आ रहा होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज से, ठीक है। हम कह रहे हैं कि भाई इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। अच्छा जी, where a sum of quantities, where a quantity is determined as the sum of two measurements, the total error is sum of absolute in each measurement, ठीक है। फॉर सपोज हमने दो वोल्टेजेस फाइंड किए हैं, सही है, एक V1 है और एक V2 है, सही है। दो रेजिस्टर्स के जो है वो वैल्यूज है। अच्छा, V1 प्लस माइनस डेल्टा V1 लिखा हुआ है, इस प्लस माइनस डेल्टा V1 का मतलब क्या है कि इसके साथ ही इसका इस वोल्टेज का एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। प्लस माइनस डेल्टा V1 का मकसद क्या है कि इसका एब्सोल्यूट एरर है, V1 में जो भी एरर आ रहा है वो इसका एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। इसी तरह V2 है, V2 के साथ प्लस माइनस डेल्टा V2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके V2 में भी एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। जब दो क्वांटिटीज, दोनों वोल्टेजेस आपस में प्लस हो रहे हैं, ठीक है, जब V1 और V2 को हम आपस में प्लस करें तो जो इनके एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं वो भी आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जब हम एक्चुअल वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर रहे हैं तो जो इसके एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं वो भी आपस में ऐड हो जाते हैं, उनका एडिटिव बिहेवियर होता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से देखते हैं, चीज़ चीज़ आई थिंक कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सपोज हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, V1 की वैल्यू दी हुई है 100 वोल्ट प्लस माइनस 1%, ठीक है। V2 की वैल्यू दी हुई है 80 वोल्ट प्लस माइनस 5%, ठीक है।
अब सबसे पहले हमने क्या किया, इस परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर जो दिया हुआ था परसेंटेज फॉर्म में, इसको एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट किया, ठीक है। अगर हम 100 का 1% निकालें तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब 100 प्लस माइनस 1 वोल्ट हो गया, ठीक है। और आपके पास 80 का 5% निकालें, 80 का 5% निकालोगे तो वो 4 बनेगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना ना, 80 मल्टीप्लाई बाय 5% करना, 4 वैल्यू आएगी, सही है। तो अब V1 की वैल्यू क्या हो गई, 100 प्लस माइनस 1, और V2 की क्या होगी, 80 प्लस माइनस 4 वोल्ट, ठीक है। अब V1 प्लस V2 किया तो V1 की वैल्यू 100 प्लस ये क्या हो गया, V1 की वैल्यू पुट की, ठीक है, 100 प्लस माइनस 1, और V2 की वैल्यू पुट की। दोनों की एक्चुअल वैल्यूज आपस में प्लस हो गई 180, लेकिन दोनों के जो एरर्स हैं वो भी आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए, ठीक है। दैट इज 1 प्लस 4, तो ये क्या हो गया 5। और 180 का 5 का मतलब 180 को 5, 180 डिवाइड बाई 5 करो तो ये कितने परसेंट बनेगा, 5 कितना, 180 का कितना परसेंट 5 होगा, 2.8% होगा, सही है। तो अगर आप इस पे फोकस करें तो V1 में पहले कितना था, 1% एरर था, लेकिन अब वो बढ़ के कितना हो गया, 2.8% एरर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि जब हम क्वांटिटीज को सम कर रहे होते हैं तो जो मल्टीपल वैल्यूज की वजह से हमारे पास ओवरऑल जब मल्टीपल एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स आपस में ऐड हो जाते हैं तो हमारे पास एरर की फिगर बढ़ जाती है, ठीक है। जिस V1 में पहले 1% था वो अब 2.8%, जो जब दोनों का मिला, एक में 1 था एक में 5 था, तो अब दोनों का मिल के क्या हो गया, 2.8 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एरर बढ़ भी जाता है और एरर हमारे पास इस तरीके से V1 के हिसाब से देखो तो एरर बढ़ गया, और V2 के हिसाब से देखो तो एरर रिड्यूस हो गया, सही है, उसकी परसेंटेज रिड्यूस हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास किसी भी एक्चुअल वैल्यू के साथ एरर आ रहा होगा तो उसके एरर भी, जब हम वैल्यूज को ऐड कर रहे होंगे तो उसके एरर भी आपस में ऐड होंगे, ठीक है। ये इसकी वो दी हुई थी, सर्किट डायग्राम दी हुई थी। V1 आर दो सीरीज में लगे हुए, R1 V1 का, R1 पे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो V1 है, और R2 पे जो आ रहे हैं वो V2 है, ठीक है। अच्छा जी, अब डिफरेंस की उसमें फॉर्म में बात करते हैं। डिफरेंस में भी क्या होता है कि आप दोनों जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बता रही हूँ, जो हमारे पास दोनों एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो तो ऐड होती हैं, लेकिन दोनों वो तो सब्ट्रैक्ट होती हैं क्योंकि डिफरेंस ले रहे हैं हम, ठीक है। अगर मुझे V1 माइनस V2 करना है तो V1 के साथ क्या है, डेल्टा V1 भी मौजूद है, V2 के साथ डेल्टा V2 भी मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास V1 माइनस V2 तो करेंगे, लेकिन आपके पास जो दोनों के एरर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के एरर्स इस केस में भी आपके पास क्या होंगे, ऐड होंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, देखो। अब इससे हमारे पास नुकसान होगा, सही है। नुकसान कैसे होगा, फॉर सपोज V1 की वैल्यू वही हमने पिछली वाली ले ली 100 प्लस माइनस 1, और V2 की वैल्यू ले ली 80 प्लस माइनस 4, ठीक है। हमने माइनस किया 100, V1 माइनस V2 किया, V1 की वैल्यू क्या थी, 100 थी, V2 की 80 थी, माइनस होके क्या हो गई, 20 आ गई। लेकिन अब दोनों के एरर्स क्या हो गए, दोनों के एरर्स ऐड हो गए, 1 प्लस 4 हुआ। अब 20 का 5% कितना बनेगा, 20 मतलब 5 कितना, कितने परसेंट 5 होगा, ठीक है। तो 25% अगर हम निकाले तो वो 5 बनेगा, सही है। तो अब जो एरर हमारे पास 1% और 5% था वो बढ़ के कितना हो गया, वो 25% हो गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो हमारा सिस्टम होता है उसमें इस तरीके से छोटे छोटे एरर्स जो होते हैं वो एडअप होके हमारे पास उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब हमारे पास एरर के चांसेस कितने हैं, 25% चांसेस हैं, जो कि पहले हमारे पास 1 और 5 थे, अब हमारे पास वो 25% हो गए। तो एडिशन के केस में हमारे पास एरर रिलेटिवली एक केस के लिए कम हो रहा था, एक के लिए बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिलेटिवली एरर में काफ़ी चेंज आ गया, रिलेटिव एरर में, और हमारे पास 25% हो गया, ठीक है। तो ये केस है कि हमारे पास एरर का बिहेवियर क्या होता है, एडिशन में वो ऐड हो रहा होता है, सब्ट्रैक्शन में भी वो ऐड हो रहा होता है, चाहे एक्चुअल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हो लेकिन एरर आपस में ऐड हो रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट के लिए भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई के लिए भी, और आपके पास फिर
उसके लिए पावर के लिए भी दिया हुआ है कि आपके पास ए की पावर, डायरेक्टली फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं, हम फॉर्मूलाज के थ्रू भी इसको देख सकते हैं कि जब हमारे पास दोनों की परसेंटेज ऐड हो रही हो तो मल्टीप्लाई हो रही हो दो चीजें, तो वो क्या इफेक्ट आ रहा होता है उस पर, डिवाइड हो रही हो तो क्या इफेक्ट आ रहा होता है, और रेस टू द पावर हो तब क्या इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं कि ये क्या हो गया, क्या 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 क्या, मैम 2.8 कैसे आया, बहुत पढ़ लिया आप समझ नहीं आ रहा। मैम ये परसेंटेज कैसे निकल रही है, अच्छा आई मीन इसका फॉर्मूला, अच्छा जी, ये आसान सी बात है। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना, 20 का 25% निकालोगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, 20 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 20 को मल्टीप्लाई करो 25 से तो क्या बनेगा, 5 वैल्यू बनेगी। ठीक है, और उस ऊपर क्या हुआ था, ये तो सिंपल मैथ्स है बेटा, क्या हो गया इसमें, 180 को मल्टीप्लाई करो 2.8% से तो आपके पास 5 वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर से करके देखो, कैलकुलेटर हाथ में लो, इसको करके देखो मल्टीप्लाई। इसको खैर कैलकुलेटर से सॉल्व करना, ये आ जाएगी वैल्यू, आ रही है भाई, जिसको नहीं समझ में आया वो कैलकुलेटर्स हाथ में ले, थोड़ी सी मैथ्स अपनी सुधारे और वो सॉल्व करके देखे। ठीक है, ये बहुत बेसिक मैथ्स है बेटा। ठीक है, सही है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो सॉल्व करके देखना, नहीं फिर भी नहीं आएगा तो मैं जो हूँ वो अ, आसान सी चीज़ है वैसे, खुद करके देखो आंसर आएगा, खुद ही आंसर आएगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन के लिए मैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देख ली। ठीक है, क्वेश्चन प्रोडक्ट के लिए, क्वेश्चन के लिए और क्वांटिटी रेस्ट पावर्स के लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूलाज मौजूद हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है कि कब हमारे पास एडिशन हो रही होती है, कब आपके पास सब्ट्रैक्शन हो रही होती है। जब एरर्स ऐड हो रहे होते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है। तो ये सारे इसमें डेरिवेशंस दिए हुए हैं, इसके न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं। मैं इसके प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स भी दूंगी तुम लोगों को, तो मजीद इसमें क्लियर हो जाएगा। असाइनमेंट दूंगी ना तो उसमें प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स भी दूंगी इसके। ठीक है, इंशाल्लाह ताला क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, बहुत सारे बच्चे थक भी गए, सही है, तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब है, कब है, अगले को, अगले वीक वेंसडे को। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। कल जिन बच्चों की लैब है, आधे बच्चों की लैब हो चुकी है, आधे बच्चों की कल लैब है, कल मॉर्निंग में लैब होगी 9 बजे। ठीक है, तो हम लैब नंबर 1 मैम कंटिन्यू करेंगे। जी सिद्रा फरमाइए। मैम मैम ये जो हाईलाइटेड अभी आप कह रहे थे ये हमें मिल सकते हैं? ये मैं अपनी याददाश्त के लिए हाईलाइट करती हूँ, तुम लोगों के पास बुक है मौजूद। ठीक है, तो अब चाहो तो साथ साथ खुद ही हाईलाइट करते रहा करो या अपने पास टॉपिक्स लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ओके मैम। हाईलाइट तो मैं, हाईलाइट का मकसद ये नहीं है कि जो मैंने हाईलाइट किया है बस वही लाइन इम्पोर्टेंट है, मैं तो सिर्फ याद रखने के लिए, अपने खुद को याद रखने के लिए कि मुझे ये बातें, ये बातें बतानी है, मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर देती हूँ। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे ये एक पैराग्राफ हाईलाइट किया हुआ है, मैंने सिर्फ इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए ये पैराग्राफ हाईलाइट किया हुआ है, जबकि टॉपिक तो पूरा रेजोल्यूशन इन्वॉल्व है ना। ठीक है, तो हाईलाइट तुम आपको फोकस करना है टॉपिक पे,
आप चाहो तो अपने पास खुद हाईलाइट कर लो, आपके पास बुक मौजूद है, ठीक है। मैसेज बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए आप लोग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कि अमान अल्लाह, जब तक कल जो है जिनकी लैब है वो सुबह 9 बजे लैब होगी, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।